अस्सलाम स्टूडेंट्स। पिछले दो लेक्चर में हमने एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन किए हैं चैप्टर नंबर 5 के टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम के। तो यहाँ पे हम लॉन्ग्स को देखते हैं। राइट आंसर इन डिटेल यानी कि वजाहत के साथ आपने इनका जवाब देना है। तो देखते हैं, सबसे पहला जो सवाल है वो क्या है। एक्सप्लेन द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इनकी वजाहत करनी है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है ना, जो बहुत सारे सेल के मिलकर बनते हैं ऑर्गेनिज्म, उन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। हाउ डज ईच लेवल कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और किस तरह जो हर लेवल है वो ओवरऑल फंक्शनिंग में किरदार अदा करता है उस जानदार की। तो सबसे पहला सवाल क्या है कि मल्टी सेलुलर जानदारों में तंजीम के लेवल की वजाहत करें। हर लेवल किस तरह जानदार के मजमूई अफवाल में किरदार अदा करता है। तो ये पहला पहला ही टॉपिक है। अच्छा, यहाँ से लिखना है, उसने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पूछा है, तो आपने थोड़ा सा ये बताना है कि द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बिगिन विद द सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट लेवल, लाइक एटम से शुरू होते हैं। ठीक है ना, एंड प्रोग्रेस टू द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कम्प्लेक्स लेवल द ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये एटम से शुरू होता है मल्टी सेलुलर जानदारों में, मल्टी सेलुलर जानदारों में, और कहाँ तक जाता है, ऑर्गेनिज्म तक जाता है। देखें बच्चे, ये जो लॉन्ग है ना, ये सारे नहीं आपसे किसी भी सूरत पूछे जाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल बन जाएगा। आपसे एक दो लेवल के बारे में पूछेगा। यहाँ एक सवाल बनाकर सिर्फ आपको दिखाया गया है कि ये पूरा सवाल आपके लिए अहम है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको देखना है। अब सबसे पहला जो लेवल है बच्चे वो कौन सा है, एटम लिखना है आपने, इसके बारे में, फिर मालिक्यूल के बारे में, तीसरे नंबर पे ऑर्गेनेली के बारे में, सबकी थोड़ी थोड़ी तारीफ लिखनी है आपने। ठीक है, और एक एक दो दो मिसालें लिखनी है, बस ये काफी हो जाएगा। सेल के बारे में, टिश्यू, इनमें से अलग अलग सवाल पूछे जाएंगे, ये सारा आपसे नहीं पूछा जा सकता। अगर ये सारा पूछा जाएगा तो फिर आपने बस उनकी डेफिनेशन और आगे क्या लिखना है उनका थोड़ा सा एक एक दो दो एग्जाम्पल्स लिखनी है, काफी हो जाएगा। छठे नंबर पे ऑर्गन है। ठीक है, उसके बाद बच्चे क्या है, ऑर्गन सिस्टम है सातवें नंबर पे, और फिर ऑर्गेनिज्म है। यही उर्दू मीडियम वाले भी लिख देंगे कि ये जो तंजीम के लेवल हैं। ठीक है ना, तो ये मल्टी सेलुलर जानदारों में तंजीम के लेवल ही हैं। ये सबसे छोटे लेवल से शुरू होते हैं, यानी एटम से, और जानदार तक जाते हैं। तो ये आपने एटम लिखना है, दूसरा मालिक्यूल, तीसरा ऑर्गेनेली, ये चौथा सेल, फिर टिश्यू। ठीक है, टिश्यू की अकसाम है ये, अगर वजाहत करना चाहें, अगर लॉन्ग में आए तो। फिर ऑर्गन है। ठीक है, छठे नंबर पे, और सातवें पे ऑर्गन सिस्टम है। ये यहाँ पे इन्होंने गलती की है। ठीक है ना, इसको नंबरिंग सातवें नंबर पे देनी है ऑर्गन सिस्टम को, और ये आठवां है जिसको सातवां कहा है इन्होंने। ठीक है, तो ये जानदार। तो ये आपने लॉन्ग में थोड़ा थोड़ा लिख देना है, इनकी डेफिनेशन लिखनी है सबकी आपने, और एक एक मिसाल देनी है बस। बच्चे, दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, ये पहला हो गया। ठीक है ना, लेवल ऑफ। दूसरा, व्हाट इज टिश्यू लेवल। अब देखें, ये अब लॉन्ग इस तरह आएंगे आपको, यानी कि ये अलग अलग पूछेगा। अब टिश्यू लेवल उसने पूछा है, एक्सप्लेन प्लांट एंड एनिमल टिश्यू, यानी कि पौधे और जानवर के जो हैं वो टिश्यू बयान करें। टिश्यू लेवल से क्या मुराद है, पौधे और जानवरों के टिश्यू बयान करें। ये देखें बेटा जी, इस तरह ये आपको सवाल देगा कि टिश्यू लेवल से क्या मुराद है। तो आपने ये बताना कि सेल है जो मिलकर टिश्यू बनाते हैं। ठीक है ना, तो टिश्यू की ये आपने डेफिनेशन लिखनी है, और उसने पौधे के एनिमल के टिश्यू पूछे हैं। ठीक है ना, तो ये सारा आपने इसमें लिखना है। तो इस तरह ये लॉन्ग इस तरह छोटे छोटे पार्ट्स में पूछेगा, एक एक दो दो करके। तो वो सारा जो लॉन्ग है वो नहीं पूछेगा। अगर सारा पूछेगा तो सिर्फ आपने डेफिनेशन और एक एक एग्जाम्पल देनी है। अच्छा, ये टिश्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एनिमल के टिश्यू आपने बता देने हैं। ठीक है, ये पेज नंबर ना है आपका इंग्लिश मीडियम का 80 है। ठीक है, तो ये एनिमल के टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू और मसल टिश्यू के बारे में बता देना है, और पौधे के टिश्यू हैं जो एपिडर्मल और जो वास्कुलर टिश्यू हैं उनके बारे में आपने, जो जाइलम और फ्लोएम है वास्कुलर टिश्यू, उनके बारे में बता देना है, और एपिडर्मल टिश्यू के बारे में बता देना है। तो ये पौधे और एनिमल के उसने टिश्यू पूछे हैं, और टिश्यू की क्या पूछी है, डेफिनेशन पूछी है। ठीक है, तो ये आगे टिश्यू की मिसालें हैं पौधों में और जानवरों में। ये उर्दू मीडियम के बच्चे इस तरह लिखेंगे। ये पांचवें नंबर पर जो है, ये पेज नंबर 88 है इनका। ठीक है, पेज नंबर 88 है, ये टिश्यू है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर आपने लिखना है, इसकी टिश्यू की डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, और ये जानवरों के टिश्यू उसने पूछा है, ये आपने एपिथेलियल और मसल टिश्यू बता देने हैं। पौधों के बेटा जी इसने टिश्यू पूछा है, आपने ये एपिडर्मल टिश्यू बता देने हैं और वास्कुलर टिश्यू बता देने हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपने इसका लॉन्ग का आंसर लिखना है। और बच्चे, तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द टिश्यू कंपोजिशन ऑफ द स्टोमक, यानी कि स्टोमक की जो टिश्यू कंपोजिशन है, उसमें कौन कौन से टिश्यू पाए जाते हैं, उसकी तरकीब टिश्यू की वो बयान करनी है कि मैदे में। ठीक है, और ये बयान करना है, हाउ डज ईच टिश्यू कंट्रीब्यूट टू द डाइजेस्टिव फंक्शन ऑफ द स्टोमक, और किस तरह ये डाइजेस्टिव जो फंक्शन है मैदे का उसमें ये मदद करते हैं।
तो ये सवाल नंबर 3 है कि मैदे के टिश्यूज की वजाहत और हर टिश्यू मैदे के डाइजेशन में क्या काम करता है, क्या किरदार अदा करता है। तो ये स्टमक एज एन ऑर्गन, तो मैदा जो है वो टिश्यूज का बना हुआ है ना, तो स्टमक एज एन ऑर्गन उस वाले जो टॉपिक है वहां से ही आया है। देखिए बच्चे पेज नंबर 85 पे है ना, स्टमक एज एन ऑर्गन, ठीक है ना, इंग्लिश मीडियम वालों का। उर्दू का भी दिखाता हूँ। तो ये आपने इसके टिश्यू बयान करने हैं, ठीक है ना। तो आपने एपिथेलियल टिश्यू इसमें बताना है कि क्या काम करते हैं, ठीक है। ये उर्दू मीडियम के लिए भी है, पेज नंबर 94 है, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू बताने हैं, कनेक्टिव टिश्यू बताने हैं, ये सारे टिश्यू की आपने बताना है कि ये क्या एपिथेलियल टिश्यू क्या काम करता है, गैस्ट्रिक जूस वगैरह है जो प्रोटीन को हजम करता है, ठीक है। तो गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन क्या है, तो ये सारी चीज़ों की वजाहत हम पहले कर चुके हैं। तो ये दूसरे नंबर पे जो आपने कनेक्टिव टिश्यू है, मसल टिश्यू है, आउटर कनेक्टिव टिश्यू है, तो ये सारे आपने बयान करने हैं, ठीक है। तो ये यहाँ आपने इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये हो जाएगा एपिथेलियल टिश्यू सबसे पहले, उसके बाद दूसरे नंबर पे कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू और आउटर कनेक्टिव टिश्यू। तो ये इंग्लिश में उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए हो जाएगा एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, और उसके बाद ये मसल टिश्यू और ये बेरोनी कनेक्टिव टिश्यू। तो ये चीज़ें आपने, ये सारे टिश्यू उसने पूछे हैं तो आपने इनकी वजाहत कर देनी है। वजाहत करनी है मतलब साथ इनका फंक्शन भी लिखना है और हर एक के बारे में लिखना है कि ये क्या है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह का एक सवाल है, ये पौधे के बारे में है। डिस्क्राइब द टिश्यू कंपोजिशन ऑफ लीफ। अब पत्ते की करनी है, बात पौधों की आ गई, पहले जानवरों की आई थी, स्टमक की, मैदे की, अब पौधों की आ गई, यानी कि पत्ते की। लीफ हैज एन ऑर्गन से ये लिया गया है सवाल। हाउ डज ईच टिश्यू कंट्रीब्यूट टू द फंक्शन ऑफ लीफ। तो ये क्या है, सवाल नंबर 4 है कि पत्ते की टिश्यू की साख्त की वजाहत करने और हर टिश्यू जो है पत्ते के फाल में क्या किरदार अदा करता है। लीफ हैज एन ऑर्गन। देखें बच्चे, पेज नंबर 83 है इंग्लिश मीडियम वालों का, लीफ एज एन ऑर्गन। तो इसमें कौन कौन से टिश्यू है उसने पूछा है। एपिडर्मल टिश्यू है, ठीक है। तो एपिडर्मस, अपर एपिडर्मस और लोअर एपिडर्मस में होते हैं। अपर एपिडर्मस वाले क्या करते हैं कि वैक्सीक्यूटिकल होती है जो पानी की जाकर होती है, और जो लोअर एपिडर्मस वाले हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि उनमें स्टोमेटा होते हैं जो कि गैसों का तबादला करवाते हैं। और मीजोफिल में आपने बताना है पैलिसेड और स्पंजी मीजोफिल बताना है, इनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं और ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। वास्कुलर टिश्यू में आपने बताना है जाइलम और फ्लोएम होते हैं, तो ये क्या काम करवाते हैं, जाइलम है जो वो पानी वगैरह की ट्रांसपोर्ट करवाता है, जो फ्लोएम है वो फूड की करवाता है, ठीक है। तो ये आपने ये 3 जो टिश्यू बयान किए गए हैं बच्चे, ये आपने लिखने हैं। तो ये उर्दू वाले बच्चे लिखेंगे पत्ता बतौर एक आर्गन, एपिडर्मल टिश्यू बताएंगे आप, ठीक है। और उसके बाद मिजोफिल टिश्यू बताएंगे दूसरे नंबर पे, उसकी 2 एग्जाम बताएंगे, पैलिसेड और स्पंजी मिजोफिल बताएंगे आप, ठीक है। तो यानी कि पैलिसेड हैं ये टाइटली पैक हैं, स्पंजी हैं ये लूजली अटैच होते हैं, ठीक है ना, ढीले होते हैं। और जो वेस्कुलर टिश्यू है ये जाइलम और फ्लोएम में पानी की और खुराक की ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये आपने पत्ता बतौर एक आर्गन वाला टॉपिक है कि लीफ एज एन ऑर्गन, तो ये वहां से लिया गया है। तो आपने ये सारे टिश्यू की 3 जो एग्जाम है और उनकी जो सब टाइप्स हैं वो बतानी है। अच्छा, अगला सवाल है 5वां। हाउ डू द ऑर्गन सिस्टम्स कम टुगेदर टू फॉर्म द ह्यूमन बॉडी। यानी कि ऑर्गन सिस्टम है जो, ठीक है, इंसानी जिस्म की तश्कील के लिए ऑर्गन सिस्टम किस तरह इकट्ठे होते हैं, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम लेवल, यानी कि ये ऑर्गन सिस्टम का जो है ये टॉपिक है। तो बच्चे आप ये ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, ये वाला टॉपिक है, पेज नंबर 86 है इंग्लिश मीडियम वालों का, ठीक है। तो पेज नंबर 95 है, ये उर्दू मीडियम वालों का है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सवाल का जवाब मौजूद है। हमने ऑर्गन सिस्टम पढ़े थे ना, तो स्केलेटल सिस्टम है, ये हड्डियों का ढांचा है, ठीक है ना, ये सपोर्ट फराम करेगा, हड्डियां मिनरल को स्टोर करेंगी। डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये खुराक का जो है ये जिम्मेदार है हाजमे का। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सांस के मुतालिक है। मस्कुलर सिस्टम है, ये क्या करता है कि इसमें मसल होंगे, ठीक है ना, तो हड्डियों के साथ जोड़ेगा गोश्त वगैरह, तो ये सारी चीजें। उसके बाद बच्चे नर्वस सिस्टम है, ठीक है, ये असाबी निज़ाम है, जो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व पर मुश्तमिल है। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें दिल आएगा, आर्टरी आएंगी, वेन आएंगी। तो ये सारी बच्चे चीजें आपने बयान करनी है। ये उर्दू मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे स्केलेटल, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, मस्कुलर और नर्वस सिस्टम और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बारे में आपने थोड़ा थोड़ा लिख देना, बड़ा इजी है, इंटरेस्टिंग सा सवाल है, आपके जिस्म के रिलेटेड ही है, ठीक है ना। आपको पता ही होगा कि आपका दिल क्या काम करता है और जो आपके जो सिस्टम है मुख्तलिफ किस्म के बॉडी के, वो क्या कैसे काम करते हैं। तो ये सवाल वहां से आया है, यहाँ आपने इसका ये जवाब लिखना है। बच्चे, छठा सवाल है डिस्क्राइब द रोल्स ऑफ
डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम इन होम्योस्टेसिस, यानी कि होम्योस्टेसिस में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसका रोल बयान करना है। ठीक है, तो रोल ऑफ ऑर्गन सिस्टम जो पढ़े थे इन होम्योस्टेसिस हमने वो पढ़े थे। ठीक है ना, होम्योस्टेसिस के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम और यूरिनरी, उसमें से सिर्फ दो का रोल बयान करना है, एक उसने डाइजेस्टिव का पूछा है, एक यूरिनरी का पूछा है। इसको देखते हैं। जब ये लॉन्ग आएगा ना आपको, तो सबसे पहले तो आपने होम्योस्टेसिस की तारीफ लिखनी है। ठीक है ना, होम्योस्टेसिस के रिलेटेड जो भी लॉन्ग आएगा तो आपने ये वाली तारीफ लिखनी है जो मैंने आपको बार बार बताई है। ठीक है, ये इसकी आपने डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, तो उसके बाद आपने ये डेफिनेशन यहाँ से लिखकर जानी है, 87 नंबर पे है जो इंग्लिश मीडियम की। तो आगे हैं जो ये वाला रोल ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स इन होम्योस्टेसिस। ठीक है ना, ये पेज नंबर 89 पे है इसका जवाब। तो ऑर्गन सिस्टम सारे नहीं पूछे, वो अलग अलग पूछेगा हर सवाल के लिए। ठीक है, तो आपसे उसने कौन से पूछे हैं, एक डाइजेस्टिव सिस्टम का रोल पूछा है और एक पूछा है बच्चे यूरिनरी सिस्टम का, यानी कि एक ये वाला रोल लिखना है आपने और एक ये वाला लिखना है। तो आपका लॉन्ग क्या है, देखें अब शॉर्ट सा सवाल है और लॉन्ग में उठाकर दे दिया है ना, तो जो चार चैप्टर आपने पूरे चार सवाल आएंगे ना लॉन्ग, आपने चार पेयरिंग के हिसाब से चैप्टर करने हैं। तो बच्चे वो चार में से कुछ छोड़ना नहीं है, आपने शॉर्ट समझ के भी किसी को लॉन्ग को नहीं छोड़ना, सारा करना है वो चार चैप्टर। बाकी जो आपके 6-7 चैप्टर रह जाएंगे उसमें से सब आप शॉर्ट के तौर पर कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क्स टू प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स थ्रू द सेल्स फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का रोल है होम्योस्टेसिस में। ठीक है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है कि न्यूट्रिएंट्स की जो सप्लाई है उसको करता है जो कि ग्रोथ के लिए रिपेयर के लिए जरूरी है। और यूरिनरी सिस्टम क्या करता है, एलिमिनेट्स यानी कि खारिज करता है वेस्ट मटेरियल, जो बेकार मादे हैं जिस्म से, जैसे पेशाब वगैरह है उसको करता है, खारिज करता है। इसके अलावा ये पानी और साल्ट का जो बैलेंस है उसको भी बॉडी और टिश्यू में बरकरार रखता है। इन दिस वे टू मेंटेन ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर एंड पीएच वॉल्यूम। तो ये जिस्म की खून की क्या है, पीएच को, ब्लड प्रेशर को और ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करता है। तो ये दो जो सिस्टम है उसने पूछे, आपने इनके बारे में लिख देना है। तो होम्योस्टेसिस में आर्गन सिस्टम का किरदार क्या है, तो मैंने पहले बता दिया है कि आपने क्या लिखना है बच्चे, होम्योस्टेसिस की ये वाली डेफिनेशन लिख देनी है आपने पहले। ठीक है, ये मस्ट है, लाजमी लिखनी है। तो उसके बाद यहाँ पे आकर आपने आर्गन सिस्टम का किरदार है, तो यहाँ पे बच्चे उसने पूछा है डाइजेस्टिव सिस्टम का किरदार। तो आपने लिखना है कि ग़िज़ाई अज्जा की मुनासिब तकसीम करता है सेल्स को, और तवानाई और नशोनुमा और मरम्मत के लिए चीज़ें ज़रूरी हैं। उसके बाद ये यूरिनरी सिस्टम का लिखना है कि बेकार मवाद को ख़त्म करता है, जिस्म के टिश्यू में पानी नमकियात की सतह को मुनज़्ज़म करता है, खून के हुजूम, ब्लड प्रेशर और पीएच को बरकरार रखता है। तो ये दो आपने पॉइंट लिख देने। आपने हेडिंग बनानी है डाइजेस्टिव सिस्टम का किरदार, यूरिनरी सिस्टम का किरदार। इंग्लिश वाले हेडिंग बनाएंगे रोल ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन होम्योस्टेसिस, और फिर बनाएंगे हेडिंग मार्कर से रोल ऑफ यूरिनरी सिस्टम इन होम्योस्टेसिस। ठीक है, तो आप इसको वजाहत के साथ लिखें। उसके बाद बच्चे 7वां सवाल है एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ वेरियस प्लांट आर्गन। जो पौधा है उसके जो मुख्तलिफ आर्गन है ना, उसके अफ़आल की वजाहत लिखें, पौधों के आर्गन। ठीक है ना, ये बच्चे पेज नंबर 82 है ना जो इंग्लिश मीडियम वालों का, यहाँ से ये आपने स्टार्ट करना है कि ऑर्गन इन प्लांट, तो कौन कौन से आर्गन होते हैं, रूट होती है। ठीक है ना, तो उसके बाद बच्चे रूट्स हैं, स्टेम्स हैं। ठीक है ना, ये सारे आर्गन हैं, ये इनके तने हैं, ये पत्ते हैं, लीव्स हैं, फ्लावर हैं, फूल हैं, ये क्या है, आर्गन है। तो इन सब के बारे में लिखना है। ये उर्दू मीडियम वाले बच्चे लिख देंगे। ये टॉपिक है आपका पौधे में आर्गन, आर्गन सिस्टम, और इसमें जो दिया गया ना इसने आर्गन्स पूछे हैं। ठीक है ना, आर्गन सिस्टम नहीं लिख देने, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम नहीं लिख देना। ठीक है ना, वो जब आर्गन सिस्टम पूछेगा तब लिखना है। यहाँ पे आपने क्या लिखना है, पौधे में आर्गन्स। तो बच्चे जड़ें हैं, इनका काम लिख देना है हेडिंग बनाकर, तना है इसका लिख देना है। ठीक है बेटा जी, फिर पत्ते हैं उनका लिख देना है। तो ये जो चार आर्गन है, फूल है, इसका लिख देना है। तो ये आपका लॉन्ग है, ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा बच्चे, जो 7वां हो गया, 8वां सवाल है पौधे के रूट सिस्टम की साख्त और अफ़आल की वजाहत करें। यानी कि जो पौधे में रूट सिस्टम पाया जाता है, 8वां सवाल है बच्चे आपका ये वाला कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द प्लांट रूट सिस्टम। यानी कि यहाँ पे आपने स्ट्रक्चर भी बयान करना है और फंक्शन भी बयान करना है, यानी कि इनकी साख्त भी बयान करनी है और प्लांट रूट सिस्टम की और फेल भी बयान करना है। तो ये रूट सिस्टम का पूछा है बच्चे, शूट सिस्टम का नहीं पूछा, तो अकेला रूट सिस्टम के बारे में लिखिएगा। ये देखें बच्चे, यहाँ पे रूट सिस्टम का दिया गया है। ठीक है ना, तो प्लांट हैव टू मेन ऑर्गन सिस्टम, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम के बारे में उसने पूछा है। ये वैसे तो लॉन्ग नहीं आएगा, अगर लॉन्ग आएगा तो रूट और शूट सिस्टम दोनों का पूछेगा। ठीक है ना, तो आ भी सकता है। तो यहाँ पे आपने रूट का काम बताना है, विच एंकर द प्लांट इन सॉइल, जो कि जमीन में गाड़ती हैं। ये वाटर और सार्स को उसको भी क्या करती हैं, जज़ब करती हैं और फूड को स्टोर करती हैं। तो आपने ये इनकी जो है ये रूट सिस्टम की ये आपने ये वाली साख्त भी बतानी है इस तरह। ठीक है।
ये पानी को जज़ब करती हैं। तो ये वाला यहाँ से सवाल उठाया गया। बच्चे 9वां सवाल है, डिफाइन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस की तारीफ कर रही है एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस, इसकी अहमियत बयान करनी है। ठीक है। डिस्कस हाउ डिफरेंट आर्गन सिस्टम्स वर्क टुगेदर टू मेंटेन होम्योस्टेसिस, और ये बताना है कि मुख्तलिफ जो आर्गन सिस्टम है वो किस तरह आपस में मिलकर काम करते हैं होम्योस्टेसिस के लिए। ठीक है। तो होम्योस्टेसिस की तारीफ लिखें, इसकी अहमियत, दो चीजें होगी, तारीफ, अहमियत, और इस बात पर तबादला ख्याल करें कि होम्योस्टेसिस के लिए मुख्तलिफ आर्गन सिस्टम मिलकर कैसे काम करते हैं। तो इतना बड़ा लॉन्ग तो नहीं आएगा आपको, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें आपसे पूछ सकता है, तो आप बस इसको जरा देखिएगा। ये होम्योस्टेसिस की बच्चे क्या है, डेफिनेशन है, मैंने अंडरलाइन कराई है पेज नंबर 87 पे। ठीक है। अब आगे उसकी इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस के ये जो सारे पॉइंट है, ठीक है ना, ये जो मैंने इसमें हमारा जो लेक्चर है वो बड़ा वजाहत के साथ हो चुका है। ठीक है। तो ये 6 7 4 5 है इसके, ठीक है ना, ये 3 और हाँ 5, ये 5 जो हैं ये आपने इसकी अहमियत के पॉइंट है। डेफिनेशन होगी, इसकी इंपॉर्टेंस होगी, उसके बाद क्या है, रोल ऑफ आर्गन सिस्टम इन होम्योस्टेसिस, यानी कि मुख्तलिफ आर्गन सिस्टम में वो किस तरह होम्योस्टेसिस में मदद करते हैं। तो नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी, और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, मस्कुलर है, यूरिनरी है, और इंटेगुमेंट्री सिस्टम है। तो ये सारे सिस्टम बताए गए हैं यहाँ पे। ठीक है ना। तो इतना बड़ा लॉन्ग नहीं आ सकता, आपसे कुछ पूछेगा, जैसे इससे पहला जो लॉन्ग था चंद सवाल पहले था कि डाइजेस्टिव सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम पर बताएं। ठीक है ना, हमने अभी वो इसको सॉल्व किया। तो इस तरह आपसे वो पूछ सकता है, इतना लंबा लॉन्ग कभी भी नहीं आ सकता। ठीक है। कराएगा तो फिर उसके साथ वाला जो दूसरा लॉन्ग होगा वो बिल्कुल शॉर्ट टाइप होगा। इस तरह पेपर में जो टाइम है उसको बैलेंस किया जाता है। ठीक है। तो आपने फिर इसके जो मेन पॉइंट है वो लिखने हैं, अगर ये सारा लॉन्ग आ जाएगा। अगर स्पेसिफिकली आए कुछ पार्ट तो आपने उसकी अच्छे तरीके से वजाहत करनी है। अगर एक बहुत बड़ा सवाल लॉन्ग के तौर पर आ जाए तो उसके जो मेन कंपोनेंट होते हैं उनकी वजाहत करनी होती है बस। ठीक है ना, मेन चीजें लिखकर, डेफिनेशन वगैरह लिखकर उनकी वजाहत करनी है। ये इंग्लिश मीडियम के लिए हो गया। उर्दू मीडियम के लिए क्या होगा कि उनके लिए यहाँ से ये इसकी डेफिनेशन बच्चे आपने लिखनी है। उसने दूसरे नंबर पे उसकी अहमियत पूछा है, ये लिखनी है। ठीक है ना, ये 3 पॉइंट है और ये 2 पॉइंट इसके आगे हैं, ये जूस वाला और सख्त वर्जिश वाला। ठीक है। तो उसके बाद आपने होम्योस्टेसिस में आर्गन सिस्टम का किरदार है, तो ये नर्वस सिस्टम का है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का है, कार्डियोवास्कुलर है, मसल का, डाइजेस्टिव का, यूरिनरी का और इंटेगुमेंट्री का। तो ये आपने लिख देने हैं। के बाद बेटा जी 10वां सवाल है आखिरी, डिस्क्राइब हाउ द रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क टुगेदर टू मेंटेन होम्योस्टेसिस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन ह्यूमन बॉडी। अब देखें, ये अब इसने अलहदा से पूछा है। ठीक है ना, कि यानी कि रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी जो सिस्टम है वो किस तरह इकट्ठे काम करते हैं मेंटेन करने के लिए होम्योस्टेसिस, किस चीज की, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की होम्योस्टेसिस को किस तरह ये मेंटेन करते हैं। ठीक है। तो ये जो 10वां सवाल है कि किस तरह जिस्म में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की सतह को बरकरार रखने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम मिलकर काम करते हैं। ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम को हमने देखना है कि वो किस तरह ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की होम्योस्टेसिस करवाते हैं। बच्चे जब इतना छोटा सवाल लॉन्ग में आएगा तो आपने सबसे पहले जारी बात है होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन लिखेंगे, पेज नंबर 87 पे है। ठीक है, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है, अभी मैं उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम के लिए बता रहा हूँ यहाँ तक। ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे आना है बच्चे, पेज नंबर 89 पे आना है। ठीक है। तो उसने 2 सिस्टम पूछे हैं, एक उसने रेस्पिरेटरी सिस्टम पूछा है, तो ये आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का किरदार, रोल ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम आपने लिखना है मार्कर से। ठीक है। तो वहां पे उसके नीचे फिर आपने लिखना शुरू करना है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम इंश्योर्स, ये यकीनी बनाता है दैट द बॉडी रिसीव्स इनफ ऑक्सीजन। ठीक है। अब ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की होम्योस्टेसिस पूछी है उसने। तो सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम सांस का जो सिस्टम है, इसके जरिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन आती है फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है। इट आल्सो एक्सपेल्स, यानी कि ये धकेलता है बाहर की तरफ एक्सेस ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम दी बॉडी, और जो जिस्म से जो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर की तरफ धकेलता है। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का किरदार हो गया। दूसरा उसने सर्कुलेटरी सिस्टम का पूछा है, तो बच्चे सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है ना वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ही होता है, जिसमें दिल आता है, आर्टरीज आती हैं और वेन्स आती हैं। ठीक है। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम प्ले रोल इन दी रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, ये जिस्म का दर्जा हरारत और जो पीएच लेवल है खून का उसको बरकरार रखता है। आल्सो इंश्योर दी आल सेल रिसीव दी नेसेसरी सब्सटेंसेस फॉर प्रॉपर फंक्शन, के जो मादे हैं सेल्स को वो प्रॉपर फंक्शन के लिए जो चाहिए होते हैं वो मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, इस चीज को भी ये क्या करता है, यकीनी बनाता है। ठीक है। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। ये दूसरा कौन सा हो गया, कार्डियोवास्कुलर या सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया।
तो ये आपने इसके बारे में लिख देना। इसी तरह ये इंग्लिश मीडियम के, उर्दू मीडियम के सॉरी स्टूडेंट लिखेंगे, ये आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। और उसके बाद आपने बच्चे ये इसका लिख देना है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का, आर्गन सिस्टम का किरदार है ना पेज नंबर 98 पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का लिख देना है कि जिसम सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए काफी ऑक्सीजन हासिल करता है। इस बात को यकीनी कौन बनाएगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो मार्कर से हेडिंग बनानी है रेस्पिरेटरी सिस्टम का किरदार। तो ये सिस्टम जिस्म से इजाफी कार्बन डाइऑक्साइड को भी खारिज करेगा। उसके बाद बच्चे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, इसको हमने सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलना है, ठीक है ना। तो ये जिस्म के दर्जा हरारत और पीएच की सतह को कंट्रोल करने में किरदार अदा करता है। इस बात को भी यकीनी बनाता है कि तमाम सेल्स अपने अफाल के लिए जरूरी मादे हासिल करते हैं। अब देखें, आपने परेशान नहीं होना, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का मैं बार बार बता रहा हूँ कि इसको सर्कुलेटरी सिस्टम ही बोलते हैं हम, ठीक है। बच्चे आगे हैं इंक्विजिटिव क्वेश्चंस, ठीक है। तो जो मतलब के जो सवाल होते हैं, तहकीकी सवालात होते हैं, इनमें से अब मुश्किल ही है आएगा, क्योंकि ये आपकी बुक में तो नहीं है, लेकिन हम इनको पढ़ जरूर लेते हैं, ठीक है। तो आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। हाउ डज, पहला है हाउ डज द स्ट्रक्चर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू रिलेट टू इट्स फंक्शन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। अब उसने पूछा है हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में ना एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं और उनका स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है। तो जो उनका जो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर है एपिथेलियल टिश्यू का, वो किस तरह मुख्तलिफ काम करने में क्या है, मदद देता है। यानी कि स्ट्रक्चर का फंक्शन के साथ क्या ताल्लुक है, उनकी जो साख्त है ना उसका उनके फेल के साथ क्या ताल्लुक है। तो देखें बच्चे, एपिथेलियल टिश्यू की ना मुख्तलिफ इकसाम है। तो अगर ये फ्लैट होंगे ना, एक सिंगल तय होगी, तो फिर अगर इनकी साख्त में सिंगल तय की बनी होगी इनकी साख्त, तो फिर ये डिफ्यूजन करवाएंगे, फिल्ट्रेशन करवाएंगे, एल्वियोलाई में करवाएंगे, कैपिलरीज में करवाएंगे, ठीक है ना। एल्वियोलाई में मतलब के फेफड़ों में करवाएंगे गैसेज एक्सचेंज वगैरह के लिए। उसके बाद बच्चे अगर इनकी शक्ल स्ट्रक्चर होगी, क्यूब शेप होगी, ठीक है ना, क्यूब की तरह होगी इनकी, तो फिर ये रतूबतें खारिज करेंगे, सक्रीशन करवाएंगे, ये गुर्दों वगैरह में करवाएंगे, ठीक है ना, और ग्लैंड्स में करवाएंगे, क्यूब शक्ल होगी इनकी। इनके बताना ये है कि इनका जो स्ट्रक्चर है किस तरह क्या है, फंक्शन के साथ उसका क्या ताल्लुक है, रिलेट करता है, किस तरह उसके साथ मिलता है, ठीक है। अगर बच्चे ये कॉलमर टाइप होंगे, लंबे होंगे, ठीक है ना, लंबे होंगे सिंगल तय के साथ, तो ये वहां पे ये अब्जॉर्प्शन करवाएंगे और सिक्रीशन करवाएंगे, वहां पे इनका ये काम होगा। इंटेस्टाइन में मौजूद होंगे, अंतड़ियों में, ठीक है। तो इसके अलावा बच्चे अगर इनकी बहुत सारी तय होंगी तो ये प्रोटेक्शन करवाएंगे। मिसाल के तौर पर जिल्द में अगर ये होंगे तो बहुत सारे ये स्ट्रेटिफाइड होते हैं, मतलब कि बहुत सारी इनकी तय होती हैं। तो ये स्किन में मौजूद होंगे जिल्द में, तो वहां पे जो है वाटर लॉस है, जो स्किन का पानी का ज़या है स्किन से, उसको रोकेंगे। यानी कि आपको समझ लग गई है कि जो स्ट्रक्चर है मुख्तलिफ किस्म का, वो किस तरह मुख्तलिफ किस्म का फंक्शन करवाने में मदद देता है, ठीक है ना। अगर इनकी एक तय होगी तो ये भी सिक्रीशन करवाएंगे ट्रेकिया में, ब्रोनकाई में, तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट है, ठीक है। तो मल्टी लेयर होंगे तो वो स्ट्रेचिंग में मदद देंगे, यूरिनरी ब्लैडर की जो मसाना है उसकी जो है वो स्ट्रेचिंग में मदद देंगे। तो ये है स्ट्रक्चर का ताल्लुक फंक्शन के साथ, कि मुख्तलिफ जो स्ट्रक्चर होगा वो मुख्तलिफ जो है फंक्शन करवाने में मदद देगा। दूसरा सवाल है एवेल्युएट दी इंपॉर्टेंस ऑफ आर्गन सिस्टम, यानी कि आर्गन सिस्टम की जो इंपॉर्टेंस है उसको एवेल्युएट करें। वर्किंग इन हार्मोनी एंड प्रिडिक्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेलियर इन द सिस्टम इन वन सिस्टम टू दी ऑन दी अदर सिस्टम। अच्छा, सिंपली उसने यही पूछा है कि जो मुख्तलिफ आर्गन सिस्टम इकट्ठे काम करते हैं, हार्मोनी यानी कि मिलजुल कर काम करते हैं ना, कि उनकी क्या अहमियत है, ठीक है, और उनके जो कॉन्सिक्वेंसेज है अगर एक सिस्टम फेल हो जाए, ठीक है ना, तो दूसरे सिस्टम पर उसका क्या असर पड़ेगा, दूसरे जो सिस्टम होंगे, ठीक है। तो ये उसने पूछा है, यानी कि हम आंगी के साथ काम करने वाले अज़ा के निज़ाम की अहमियत का अंदाज़ा करें और दूसरे निज़ाम में नाकामी के नताइज का अंदाज़ा लगाएं। यानी कि एक अगर सिस्टम जो है वो नाकाम हो जाएगा इन सिस्टम में, तो उसका जो है तो दूसरे सिस्टम है उन पे क्या असर पड़ेगा। देखिए बच्चे, हमने मुख्तलिफ आर्गन सिस्टम पढ़े हैं जो मिलजुल कर काम करते हैं, ठीक है ना। तो अगर इनमें एक में जो खराबी आ जाए किसी किस्म की, जो जाहिर बात है दूसरे हैं वो मुतासर होंगे। अब यहाँ पे देखें बच्चे, ये मुख्तलिफ आर्गन सिस्टम है, ठीक है। अब स्केलेटल सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये सब मिलजुल कर ही काम करते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि ये जो है डाइजेस्टिव सिस्टम फेल हो गया, ठीक है ना, ये हाजमे वाला निज़ाम है ना, ये हो गया फेल, तो इसका दूसरों पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये काम क्या करता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, यानी कि जो खुराक सारी है जो उसका ये जिम्मेदार है।
तो बच्चे जब तक खुराक नहीं होगी, एनर्जी नहीं मिलेगी, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से काम करेगा, मस्कुलर मस्कुलर सिस्टम कहाँ से काम करेगा, हम चलने फिरने के काबिल कब होंगे, स्केलेटल सिस्टम कब काम करेगा, हड्डियों ने जो मिनरल स्टोर करने हैं वो कहाँ से काम करेंगे। अगर आप सोचें कि स्केलेटल सिस्टम नाकाम हो गया, तो बच्चे फिर दूसरे सिस्टम है जो, उन पर क्या असर पड़ेगा। देखिए इसने प्रोटेक्शन देनी है बॉडी के पार्ट्स को, तो इनकी जो प्रोटेक्शन है वो खराब हो जाएगी। स्केलेटल सिस्टम में बच्चे गुर्दों को प्रोटेक्ट करता है, आपके जो फेफड़ों को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, जो जो हड्डियों का ढांचा होता है, पसलियों को, पसलियां जो हैं ये गुर्दों की मुख्तलिफ ऑर्गन्स की हिफाजत करती हैं। तो जो सारे सिस्टम हैं एक दूसरे के साथ बच्चे इंटरलिंक हैं, ठीक है। तो अगर एक भी सिस्टम इनमें से खराब होता है तो जो दूसरे सिस्टम है वो बुरी तरह मुतासर होंगे। चलिए बच्चे, बहुत शुक्रिया। ये था हमारा लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन जो कि इख्तिताम पजीर हुआ, और हमने इसको तहकीकी सवालात भी देखे बच्चे। तो ये चैप्टर भी हमारा एंड हुआ, जिसमें 3 वीडियो बनाई हैं बच्चे मैंने, एक एमसीक्यूज पे, एक शॉर्ट पे और एक लॉन्ग पे है, और बच्चे अच्छे तरीके से वजाहत किया। तो आप इनको लाजमी देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए बच्चे। मिलते हैं अगले चैप्टर में। तो इसके अलावा जो केमिस्ट्री की सीरीज़ है वो भी स्टार्ट है, वो भी आप लेक्चर देख सकते हैं बच्चे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।